देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर के अपर महानिदेशक रहे मेजर जनरल केजे बाबू के चित्र पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना करते हुए कहा कि मेजर जनरल केजे बाबू ने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगाया और उनके सराहनीय काम के लिए उन्हें युद्ध सेना मेडल भी मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी उन्होंने सेवा के दौरान सराहनीय काम किए। देखिए, बड़ा दुखद क्षण है। मेजर जनरल बाबू जिनका असमय जो है निधन हो गया, असमय जो है वो हमारे बीच से चले गए। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर रहकर देश की सेवा की है, कैडेट्स के बीच में काम किया है। बहुत सारे उनको प्रशस्ति पत्र मिले हैं। मैं पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से ब्रिगेडियर बाबू को अपनी भावांजलि। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। अब धर्म विशेष से जुड़ी टोपी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी आमने सामने आ गए हैं। हरीश रावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बीजेपी के बड़े नेताओं के टोपी पहनने चित्र अपनी फेसबुक वॉल पर अपलोड करके बीजेपी नेताओं से पूछा है कि इस टोपी के पहनने के बाद मुझे मौलाना हरीश रावत कहा गया और जब बीजेपी वालों ने पहनी तो कोई कुछ नहीं बोलता। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने रावत के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रावत मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज के लिए सरकारी कर्मियों की छुट्टी बीजेपी सरकार ने नहीं, हरीश रावत की सरकार ने की थी। इस पर हरीश रावत ने अपना पक्ष रखा और कहा कि बीजेपी नेता जुम्मे की नमाज के लिए मेरी तरफ से दी गई छुट्टी की बात कर रहे हैं, वो सफेद झूठ है। वहीं बीजेपी ने भी एक बार फिर हरीश रावत के बयान पर पलटवार किया है। आप ये मान रहे हैं कि औरों के सर पर सही है टोपी? उसमें तो अटल बिहारी जी भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं, उनके दूसरे नेतागण भी हैं। और यदि कहें तो कुछ और भी हमारे पास उनके नेतागणों के और उनके सबके फोटोज़ हैं और वो भी हम जारी कर देते हैं, हमने भाजपा को एक चेतावनी देनी थी कि तुम ये टोपी का खेल बंद करो, झूठ का खेल बंद करो। और क्योंकि ये दुधारी तलवार है, यदि तुम हमारे खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी छवि भी। हरीश रावत जी ने कहा है कि मोदी जी ने गोल टोपी लगाई है, कहा है कि नहीं कहा है? मैं आपके सामने प्रूफ लेकर आया हूं कि 2016 में भी इन्होंने ये झूठ बोलने का प्रयास किया था और वो फेक न्यूज है। ये स्वयं तो सब कुछ करते हैं, कभी कलमा पढ़ते हैं, कभी टोपी लगाते हैं और जनेऊ कोट पर लगा करके घूमते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं। मैं आपके सामने दोनों चित्र रख रहा हूं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने फेक फोटो। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या कुछ देखने को मिल रहा है जिस तरीके से हरीश रावत के ट्वीट के बाद सियासी बवाल मच गया है? देखिए साहिल, चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और काफी कम समय बचा है, ऐसे में राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप या अपने आप को बेहतर साबित करने की कवायद में जुटे हैं। आने वाले समय में भी इस तरह के कई मामले देखने को मिलेंगे। हरीश रावत ने जो ये मुद्दा उठाया है, इसके पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी या क्यों कहना चाह रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन ये विषय अचानक आया है और इस मुद्दे को हरीश रावत ने उठाया है। इन्होंने यही कहा है कि चूंकि वो टोपी पहनते हुए उनकी कई बार तस्वीरें बीजेपी के नेता अपलोड करते रहे सोशल मीडिया में और इस तरह की बातें कहते रहे कि हरीश रावत मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के आगे बढ़ते रहे हैं और अपनी सरकार के दौरान कार्य उन्होंने किए हैं। इस तरह की बात बीजेपी के नेता अक्सर कहते रहते हैं। लेकिन ये जो अभी विषय आया है, ये विषय अभी कहने वाला नहीं था, क्योंकि इसको बीजेपी के नेताओं ने नहीं उठाया है, खुद हरीश रावत ने ही उठाया है। अब बीजेपी भी चूंकि हरीश रावत की ओर से आरोप लगाए गए हैं, हरीश रावत ने शुरुआत की है
तो जाहिर है कि बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया की जाएगी और बीजेपी के जो नेता हैं वो तमाम जो चीजें हैं हरीश रावत के वक्त के जब वो सरकार में थे उस समय की बातों को लेकर के सामने आए हैं। और साहिल, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में काफी हद तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फेक होती हैं, काफी हद तक उनकी सच्चाई को समझना पहले चाहिए, समझने के बाद ही आगे सवाल उठाया जाना चाहिए। चाहे कोई भी दल हो, राजनीतिक दल हो या सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो इस तरह की बातें जो है सोशल मीडिया में अक्सर तैरती रहती हैं। लेकिन चूंकि 2022 का विधानसभा चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और इस तरह की बातें एक दूसरे के ऊपर दोनों पार्टियों की ओर से लगाए जाएंगे। सवाल बीजेपी कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं। बीजेपी के नेता चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर के काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और चूंकि बीजेपी के नेताओं को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री ने तमाम सवाल किए हैं। उन्होंने यही कहा है कि अगर मैं गोल टोपी पहनता हूं तो मुझे क्या कहते हैं, अगर वो लोग गोल टोपी पहनते हैं तो उनको लेके क्या कहते हैं। इन राजनीतिक दलों की सियासत में कोई और पिसेगा, किसी और को लेके टारगेट किया जा रहा है, ये समझने वाली बात होगी। जी चलिए अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के सैन्य धाम में फाइटर प्लेन MiG-21 को स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए MiG-21 को लाने की कवायद शुरू हो गई है। इस पर छावनी परिषद गढ़ी कैंट की CEO तनु जैन ने कहा कि वॉर मेमोरियल में फाइटर प्लेन MiG-21 को जल्द ही लगा दिया जाएगा। हाल ही में MiG-21 फाइटर प्लेन का फ्रंट पार्ट देहरादून पहुंच गया, जबकि बाकी पार्ट्स जल्द ही देहरादून पहुंच जाएंगे, जिसके लिए लगातार बातचीत चल रही है। यह भी कहा गया है कि MiG-21 भारत की सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है, जिसे वॉर मेमोरियल में लगाना उत्तराखंड के लिए गौरव की बात होगी। कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा हमारा ये शौर्य स्थल है। छावनी परिषद के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे पास MiG-21 का फ्रंट पार्ट आ चुका है और जल्द ही इन प्लेस हम पूरा MiG-21 शौर्य स्थल में लगा देंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी की कृपा से और पूर्व सांसद तरुण विजय जी की मदद से हमें ये प्राप्त हुआ है और ये हमारे लिए बहुत। उधर भारतीय जनता पार्टी लाल कुआं मंडल कार्य समिति का आयोजन अम्बेडकर पार्क हॉल में किया गया, जिसमें अनुशासन समिति प्रदेश अध्यक्ष और मुख्य वक्ता दीपक मेहरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती को लेकर टिप्स दिए। साथ ही सभी को आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुटता के साथ काम करने की सलाह दी। वहीं संगठन में बीजेपी के अनुशासन के साथ जनता के बीच काम करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की बात कही गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्य का हिस्सा है। कार्य की पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की हम हर मंडल में कार्य समिति करते हैं, जिससे जो भी हमारे कार्यकर्ता और जो हमारे पदाधिकारी हमारी भारतीय जनता पार्टी के मंडल की टीम के साथ रहते हैं, उनको समय समय पर उनको द्वारा याद दिलाया जाता है कि किस प्रकार आपको जनता के बीच में। उधर केंद्र सरकार की तरफ से ओबीसी वर्ग को विशेष तरजीह देने पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम मोदी ओबीसी समाज, दलित वर्ग और समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा इसमें बीच में आता रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी पीएम मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 27% का आरक्षण दिया, जिसको लेकर ओबीसी वर्ग में खुशी की लहर है। जैसा कि हमारे ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश गिरी जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी 2 दिन पूर्व ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्वर्ण समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को अवसर प्रदान करने का काम किया है, यह इसका परिचायक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको पूरा करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला भारत की राजनीति में सशक्त और कड़े निर्णय लेने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है। तो अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बनी करोड़ों की सड़क हादसों को दावत दे रही है। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग ने करोड़ों की लागत से वीरभद्र सड़क बनाई,
लेकिन 7 महीने पहले ही ये सड़क टूटने लगी, जिसको लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं सूचना पर सड़क का निरीक्षण करने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई और कार्रवाई करने की चेतावनी दी। दुखद विषय है कि विभाग बिल्कुल लापरवाही पे मुझे लगता है आमादा है। ये बात तो ठीक है कि इस सड़क को देखते हुए मेरा आज मन बहुत दुखी है, और जिस तरह से ट्रक अभी धंसा है, भगवान का शुक्र भी कर रहा हूँ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रक धंसने तक सीमित रह गया, किसी अनहोनी से बचे हम लोग। ऐसी घटना हो जाती तो मैं कैसे अपने आप को बचा पाता। जानता हूँ ये पाइपलाइन है, आपको भी पता है पाइपलाइन, और उसके बाद भी आपने सड़क के ऊपर लिपापोती कर दी। आगे देखिए, वो उसकी रिपोर्ट मुझे देंगे, और उसके बाद जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि ये मान के चलिए कि यदि किसी भी अधिकारी की इसमें लिप्तता पाई जाएगी, अब ये ठेकेदार की होगी तो ये बताएंगे, इनकी होगी तो हम बताएंगे, और निश्चित रूप से कार्रवाई। देखिए, मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है ये कि जब ये सड़क अपने NH से लगाकर और एम्स को कनेक्ट करती है जो ये रोड, इस रोड की शिकायत बनने के समय पर मैंने 3 बार अलग अलग टाइम पे मुख्यमंत्री कार्यालय में की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन वही ढाक के 3 पात, न तो विभाग ने सुनी और न सरकार ने सुनी। अब मेरा सवाल तब भी ये था कि यदि इस सड़क की आप लिपापोती करके इसे ठीक भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सड़क बनने के अगले दिन उधड़नी शुरू हो गई थी, जगह जगह से धंसनी शुरू हुई थी, तब मैंने इसकी शिकायत की थी और आपके चैनल के माध्यम से तब भी मैंने आवाज़ उठाई थी। और तब मेरा केवल यही मांग थी कि उस ठेकेदार से रिकवरी की जाए, उन अधिकारियों से रिकवरी की जाए, क्योंकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, जनता के टैक्स का ही पैसा है। और आज जबकि अभी बरसात मुझे लगता है रौद्र रूप में नहीं आई है, मानसून पूरा बरसना अभी आरंभ भी नहीं हुआ है, और आप ये देख सकते हैं कि ट्रक का क्या हाल है, शायद आपने दूसरी साइड से कवर किया होगा, और ये बहुत बड़ी एक दुर्घटना हो सकती थी। वहीं चमोली में बद्रीनाथ धाम के बाद अब पांडुकेश्वर और गोविंद घाट को भी खोलने की मांग होने लगी है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ धाम और लोकपाल हेमकुंड साहिब को खोलने की मांग की है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने पांडुकेश्वर और गोविंद घाट के लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जन आक्रोश रैली निकाली और 4 धाम यात्रा खोलने की मांग की। जानकारी के मुताबिक कोर्ट की तरफ से 18 अगस्त तक 4 धाम यात्रा स्थगित करने का आदेश दिया गया है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते 4 धाम यात्रा बंद है, जिससे लोगों पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, जिससे लोग भुखमरी की कागार पर पहुंच गए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।